प्यारे बच्चों नमस्कार। पुनः आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो द 11th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कोऑपरेशन और डिसएग्रीमेंट के जो इश्यूज हैं, जो एरियाज हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर की तरफ चलेंगे कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एज फॉलोज। तो जो सहमति के मुद्दे हैं हमारे पास भारत और बांग्लादेश की दोनों सरकारों के बीच, जो कोऑपरेशन के एरियाज हैं, किन क्षेत्रों में दोनों के बीच कोऑपरेशन है। तो पहला, बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, जो 1991 में भारत की सरकार ने शुरू किया था। बांग्लादेश उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैव ऑलवेज बीन देयर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के और इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन है। और इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। और ग्लोबलाइजेशन की इस दौर में बांग्लादेश और भारत के बीच जो ट्रेड रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कंसिडरेबली इम्प्रूव हुए हैं। ये कोऑपरेशन के एरियाज हैं। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश आर एज फॉलोज। दोनों के बीच विवाद के मुद्दे हैं, जहां दोनों में के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो पहला, द रिवर वाटर डिस्प्यूट। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। सेकेंड, द इंडियन गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। बांग्लादेशी शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से भारत की बाउंड्री पार करके आते हैं और यहाँ पर अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उनको लेकर के जब भी भारत की सरकार ने बांग्लादेश से बात करनी चाहिए, तो बांग्लादेश की सरकार ने हमेशा डिनाइल किया है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के। और थर्ड जो डिसएग्रीमेंट है वह है इंडिया सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत के खिलाफ काम करने वाले इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में सक्रिय हैं और बांग्लादेश की सरकार उनको सपोर्ट करती है। आज की अगर वर्तमान समय की बात करें तो यह समर्थन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको भी लेकर के भारत का बांग्लादेश के साथ कंसर्न है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों सरकारों को काम करना है, सहमति बनाने की कोशिश करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहां के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट रोल डिड इंडिया प्ले इन हेल्पिंग श्रीलंका इन रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। भारत की सरकार ने क्या रोल प्ले किया है श्रीलंका के इस मामले को लेकर। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आंसर भी दो पार्ट में देखेंगे। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन द डोमिनेटिंग मेजॉरिटीज ऑफ सिंघालाज कम्युनिटीज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स who had migrated from India to Sri Lanka and settled there। तो जो श्रीलंका का संघर्ष है वो दो जातियों के बीच का है, सिंघाला कम्युनिटी और तमिल्स। आप सभी जानते होंगे कि तमिल्स इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो श्रीलंका में गए और माइग्रेट होकर के गए और वहां पर जाकर के सेटल हो गए और वहीं पे रह गए। तमिल्स तमिलनाडु के मूल ओरिजिन के लोग हैं और बॉर्डर के लगे के कारण मछली का उनका व्यापार है, मछली मारने के क्रम में फिशरीज उनका मेन काम है और इसलिए वो कभी गए होंगे और वहां श्रीलंका में ही सेटल हो गए। द तमिल्स इन श्रीलंका अंडर द बैनर ऑफ LTTE। तो जो पहला पॉइंट हमने देखा कि दो कम्युनिटी सिंघलाज और तमिल्स, तो ये भी एक 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि किन दो जातियों के बीच श्रीलंका का इसमें कन्फ्लिक्ट है। तो सिंघलाज और तमिल्स उसका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, द तमिल्स इन श्रीलंका अंडर द बैनर ऑफ LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो श्रीलंका के जो तमिल्स ने एक संगठन बनाया LTTE के नाम से, डिमांडेड
तमिल एलम विच मीन्स अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। और तमिलों के लिए उन्होंने एलटीटी के अंदर उन्होंने एक नए तमिल एलम देश की डिमांड, सेपरेट कंट्री की डिमांड शुरू कर दी। इट वाज एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिंघालीज एंड द तमिल्स। तो ये हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका को हमने डिटेल्स में देखा। इंडिया का क्या रोल था? तो चूंकि जो तमिल्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और भारत के एक राज्य साउथ तमिलनाडु से संबंधित लोग हैं, तो वहाँ की भावनाएं उन लोगों के साथ जुड़ी होना स्वाभाविक है। तो तमिलियंस या तमिलनाडु के लोगों का भारत की सरकार के ऊपर एक दबाव था कि भारत की सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे। तो भारत की सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइड टू निगोशिएट विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिलियंस इशू। भारत की सरकार ने श्रीलंका के सरकार से बात की। इंडिया साइंड अकॉर्ड विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और एक शांति सेना जो है भारत की सरकार ने श्रीलंका में भेजा स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए। द इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विथ एलटीटी। दुर्भाग्यवश भारत की सेना श्रीलंका में जाकर के एलटीटी के साथ लड़ाई में फंस गई। ऑन द अदर हैंड श्रीलंकन्स आल्सो डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी। यानी इंडियन आर्मी को यहाँ पे दो तरफा नुकसान हुआ कि श्रीलंका के साथ लड़ाई फंस गई, तो श्रीलंकन्स को ये लगा, तमिल्स को ये लगा कि यह भारत की सरकार श्रीलंका की सरकार के समर्थन में आई है। और दूसरी तरफ श्रीलंकन्स को ये लगा कि एलटीटी जो चूंकि भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारत की सेना उनके समर्थन में आई है। तो भारत की सेना को दोनों का समर्थन नहीं मिला और इसी कारण से भारतीय सेना जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई। और इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। बिना अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किए भारत की सेना 1989 में वापस आ गई। दो इंफॉर्मेशन यहाँ से नोट करेंगे आप और कि भारत की जो सेना है वह 1987 में गई थी और 1989 में वह वापस आ गई थी। तो ये भी वन मार्कर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बन सकता है, एमसीक्यू का बन सकता है। और इसी भारत की सरकार के इसी कार्रवाई के कारण इस समय प्रधानमंत्री देश के श्री राजीव गांधी थे और इसी घटना के कारण श्रीलंका विजिट के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ और 1991 में उनकी हत्या भी इसी कारण से कर दी गई। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन नेपाल्स ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में देखेंगे कि वहां किस तरह से नेपाल में पहले मोनार्की थी और आज वहां पर डेमोक्रेसी है। तो पूरा ट्रांजिशन कैसे हुआ है उस घटना के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम एंड देन बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले हिंदू किंगडम था, मोनार्क सिस्टम था, बाद में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश हुई। थ्रू आउट दिस पीरियड पीपल वांटेड मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लोग वहां पर लगातार डिमांड कर रहे थे और भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। वहां के मोनार्क ने इसकी डिमांड को 1990 में मान भी लिया इन अ वेक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। थर्ड पॉइंट, आल्सो फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट among the monarchist forces, डेमोक्रेट्स एंड द माओइस्ट। तो पूरा ये दौर नेपाल का कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, संघर्ष का माहौल था, लेकिन ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट था। वह बाइलेटरल नहीं था, ट्रायंगुलर था। और ट्रायंगुलर में तीन फोर्सें आपस में लड़ रही थी, मोनार्किस्ट फोर्सेज, डेमोक्रेट्स
और माओइस्ट, ये 3 ट्रायंगुलर यहाँ पर लड़ाई थी। In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending the limited democracy that existed in Nepal. यहाँ मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। जिस समय 1919 में किंग ने वहां पर जो स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था, उसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया था, न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया था। उस समय वहां के किंग थे राजा वीरेंद्र विक्रम प्रताप सिंह। काफी काइंड हार्टेड और पॉपुलर किंग थे, वहां की जनता के बीच काफी पॉपुलर थे और सेंसिटिव किंग माने जाते थे। दुर्भाग्यवश 2001 में जो उनका राजमहल था, नारायण हिती पैलेस, उसमें जून 2001 में वहां पर पूरे राज परिवार की हत्या कर दी और राज परिवार के सभी सदस्य उस हत्याकांड में मारे गए। 2001 की घटना है। उसके बाद वहां पर उनके भाई ज्ञानेंद्र वहां के राजा बने और ज्ञानेंद्र उतने पॉपुलर नहीं थे, वे थोड़े से अलग माइंडसेट के साथ थे। तो जब ज्ञानेंद्र वहां के राजा बने तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को एबोलिश कर दिया और डेमोक्रेसी को लिमिटेड कर दिया, जो नेपाल में धीरे धीरे अपनी जड़ डेमोक्रेसी की जम रही थी। इससे वहां के लोगों में और भी आक्रोश आया और लगातार वहां पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलते रहे। इन अप्रैल 2006 देयर वाज अ मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, और भी वहां पर तेज प्रोटेस्ट शुरू हो गए और आखिर में द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन 2002। जिस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था 2006 में, राजा को दबाव में आकर के उसे रिस्टोर करना पड़ा। दिस लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय 7 पार्टी अलायंस, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो ये पूरा मूवमेंट जो है सब पूरे वहां के 7 पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, यानी सभी लोग एक साथ मिल करके इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को चला रहे थे। यहां से भी एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि SPA 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है, किस कंट्री से है? तो नेपाल से है। यह भी एक क्वेश्चन 1 मार्कर बनता है। तो द नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आज जो है नेपाल में डेमोक्रेसी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी है। इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। 2008 में मोनार्की को खत्म करके वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दी गई है। और इन 2015 इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान 2015 में नेपाल में से लागू है। एक क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, there was a dispute over Kashmir immediately after the partition in 1948 between India and Pakistan. Both governments continue to be suspicious of each other. The Indian government has blamed the Pakistani government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes against India. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो मुख्य कारण है वो कश्मीर इशू है, जो देश के विभाजन के साथ ही साथ 1948 में निकल करके आया। ये विवाद शुरू हुआ और तभी से भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे को सस्पिशन, संदेह की नजर से देखते हैं।
और भारत का ये आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार जो है गुप्त रूप से, छुपे हुए रूप से कश्मीरी मिलिटेंट्स की मदद करती है, भारत में स्ट्राइक करने के लिए उनको पैसे देती है, उनको ट्रेनिंग देती है और प्रोटेक्शन देती है। सेकंड पॉइंट, India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of Siachen Glacier and the acquisition of arms. सियाचिन ग्लेशियर और हथियारों की जो दोनों देशों के पास बहुत बड़ी संख्या है, उसको लेकर के एक इशू है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है। India and Pakistan also have had problems over the sharing of river water. दोनों देशों के बीच रिवर वाटर डिस्प्यूट की भी प्रॉब्लम है। Until 1960 they were locked of years argument over the use of the rivers of the Indus Basin. और जैसा कि हमें पता है कि 1960 तक सिंधु नदी के जल को लेकर के दोनों देशों के बीच बहुत ही गर्मा गर्म आर्गुमेंट चलते थे। बाद में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु समझौता भी कहते हैं। In 1971 another war broke out between India and Pakistan. 1971 में एक और लड़ाई हुई और जिसके कारण बांग्लादेश जैसा एक नया देश उभर करके एग्जिस्टेंस में आया। और 1999 में कारगिल का युद्ध हमें याद है कि ऑपरेशन विजय वाज स्टार्टेड टू फ्री कारगिल फ्रॉम पाकिस्तान इन 1966 और 1965 के भी वार की हम चर्चा इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पहला, जनरल असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल 193 मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यही बैठते हैं। ईच विथ 1 वोट, सबके पास 1 वोट है सभी देशों के पास। मेजर डिसीजंस रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी, अदरवाइज अ सिंपल मेजोरिटी। बड़ा डिसीजन कोई लेना हो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी से ही फैसले लिए जाते हैं। और डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर्स, और इसके जो निर्णय होते हैं वे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उन पर बाइंडिंग नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते। सेकेंड, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, 15 मेंबर्स, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो राइट्स हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स उनके पास वीटो राइट्स नहीं है। डिसीजन बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन जितने मेंबर्स हैं यूएनएससी के द्वारा लिए गए डिसीजन से बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होता है उनको मानना। थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन्स, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 15 judges elected for 9 years by absolute majority in both the General Assembly and the Security Council. 15 जजों की संख्या होती है जो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? तो बोथ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनजीए और यूएनएससी, दोनों के द्वारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा इन जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। बेस्ड इन द हेग, अ सिटी ऑफ इन द नीदरलैंड, नीदरलैंड के एक शहर द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट जो वहां के जितने भी स्टाफ हैं, इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग इन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स, पूरे यूनाइटेड नेशन में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका ऑफिस है ये। हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह जो संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है सेक्रेटरी जनरल, उसका ऑफिस है ये। Who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a 5-year renewal term. Means
जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों के सहमति के आधार पर सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट होती है 5 साल के लिए। ये टर्म रिन्यूएबल भी हो सकता है, यानी नेक्स्ट टर्म के लिए भी वो सेम पर्सन इलेक्ट हो सकता, अपॉइंट हो सकता है। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, member states elected by the general assembly for overlapping 3 terms year, 3 साल के लिए इसके मेंबर इलेक्ट होते हैं। 54 सीट्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इसके सदस्यों की संख्या 54 है। और 6 पॉइंट, जब अब इसका कोई वैल्यू नहीं, अब इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गई है, ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑन November 1st, 1994 with the independence of Palau, the last UN trust territory. अंतिम राज्य पलाऊ के आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था और अब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वर्किंग कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनएससी, द यूएनएससी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनएससी। इट हैज 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 years। सदस्यों की संख्या 15, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए। द परमानेंट मेंबर्स हैव द वीटो पावर व्हिच कैन निगेट एनी डिसीजन फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है जिसके बल पर वो किसी भी फैसले को रोक सकता है। नॉन परमानेंट मेंबर के पास कोई पावर नहीं होता है। The non-permanent member country cannot be re-elected immediately after the completing of the term। जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल का टर्म पूरा होने के तुरंत बाद नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। उस बीच में गैप दे करके फिर नेक्स्ट टर्म के लिए वो इलेक्ट होंगे, लेकिन कंटिन्यूअस 2 टर्म के लिए वो इलेक्ट नहीं हो सकते। वर्किंग ऑफ द यूएनएससी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनाइटेड नेशन में यूएनएससी का, या यूं कहें कि जो मेजर काम है, जो मुख्य काम है यूनाइटेड नेशन का, वे सारे काम यूएनएससी के द्वारा ही किए जाते हैं। द यूएनएससी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने का जो काम है वो यूएनएससी के द्वारा ही किया जाता है। It is for the Security Council to determine when and where the UN peacekeeping force should be deployed। देश दुनिया में अगर कहीं पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है तो कब और कहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा, इसका फैसला भी यूएनएससी ही लेती है। यानी बल प्रयोग करने का फैसला यूएनएससी के द्वारा ही लिया जाता है। डिस्प्यूटेड पार्टीज कैन बी आस्क्ड टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मींस। कहीं विवाद है दुनिया में 2 देशों के बीच, तो सबसे पहले उनसे यही कहा जाता है कि आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से निगोशिएशन करें, सुलझा लें। In some cases, the Security Council can utilize the use of force to maintain or restore international peace and security। अगर पीसफुल तरीके से मामला शांत नहीं होता है, कंफ्लिक्ट, तो यूएनएससी वहां पर फोर्स अप्लाई भी कर सकती है। The Security Council also recommends
to the General Assembly the appointment of the Secretary General and the admission of new members to the United Nations. UNSC यूएन के सबसे बड़े अधिकारी सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट को रिकमेंड कर सकता है और नए मेंबर की एडमिशन को भी सिक्योरिटी काउंसिल ही रिकमेंड करता है। टुगेदर विद द जनरल असेंबली के साथ मिल करके इट इलेक्ट्स द जजेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के जजों की नियुक्ति भी करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन के लगभग सभी मुख्य काम यूएनएससी के द्वारा ही किए जाते हैं और इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि जब हम यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली यूएनएससी में सुधार करने की बात कर रहे होते हैं। तो जब अगर यदि ऐसा प्रश्न आता है कि the reform in the United Nations means the reform in United Nations Security Council, how, तो आप इसी को लिखेंगे कि सारे मुख्य काम, इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि यूनाइटेड नेशन के सभी मुख्य काम जो है वो यूएनएससी के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशन में सुधार की बात हम जब करते हैं तो यूएनएससी में सुधार की बात, रिफॉर्म की बात कर रहे होते हैं। Next question. Question number 17. In the changing world, a strengthened and revitalized UN is desirable. Highlight the necessary reforms for an empowered United Nations. The answer is yes. In the changing world, a strengthened and revitalized UN is desirable. In fact, reforms and improvements are fundamental to any organization. Suggested reform for the UN are as follows. किसी भी संस्था में रिफॉर्म की जरूरत होती है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन में भी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। कौन कौन से सजेस्टेड रिफॉर्म है? तो रिफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जब भी क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात की जाएगी तो आप ध्यान रखेंगे कि दो तरह के रिफॉर्म की बात की जाती है। एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात होती है, यानी जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन का और खास तौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और जो दूसरा है वो जुरिडिक्शनल रिफॉर्म की बात होती है कि यूनाइटेड नेशन का जो जुरिडिक्शन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और जुरिडिक्शनल रिफॉर्म। तो आपके आंसर में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर के 3-4 पॉइंट जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है और नीचे के 3-4 पॉइंट जो है वो जुरिडिक्शनल रिफॉर्म से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखते हुए हम इसको लर्न करेंगे। तो रिफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Second, major concern have been the composition of the Security Council. Security Council के composition को लेकर के major concern है, which has remained largely static while the UN Assembly membership has expanded. जब यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिश हुआ था उस समय इसके मेंबर्स कंट्री थे 51। आज इसके मेंबर कंट्री लगभग 4 टाइम्स हो गए हैं, 193। लेकिन यूएनएससी की मेंबरशिप लगभग सेम है। एक चीज ऐड कर देता हूं यहां पर कि इनिशियली यूएनएससी के मेंबर्स की संख्या 11 हुआ करती थी। परमानेंट मेंबर्स की संख्या शुरू से लेकर अब तक केवल 5 ही रही है, लेकिन पहले जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या 6 हुआ करती थी। तो 6 और 5 11। पहली बार और आखिरी बार 1965 में नॉन परमानेंट की मेंबर्स की संख्या 4 बढ़ा दी गई, 6 to 10 कर दी गई और तब से यूएनएसए की मेंबर की संख्या 11 से 15 हो गई है।
तो बहुत मामूली बढ़ोतरी एक बार की गई थी, जबकि यूएनजीए के मेंबर्स की संख्या लगभग 4 गुना हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जो डिमांड यही है रिफॉर्म की कि यूएनएससी के मेंबर को भी एक्सपेंड किया जाए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूएनएससी। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात थी। इंक्रीज प्रपोजल टू इंप्रूव द यूएन्स बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, और रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नीडेड। Some countries want the organization to play a greater role in peace and security missions. कुछ लोगों का यह मानना है कि यूनाइटेड नेशन को केवल पीस और सिक्योरिटी वाले मामले पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि कुछ और लोग हैं कि अदर्स वांट इट टू प्ले अ ह्यूमैनिटेरियन रोल। जो और भी दूसरे मुद्दे हैं जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या टेररिज्म, ये सब मुद्दे भी यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए। तो ये उसके रिफॉर्म, सजेस्टेड रिफॉर्म है यूनाइटेड नेशन के लिए, जिसको हमें क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब एनी 6 क्राइटेरिया फॉर द न्यू मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एज सजेस्टेड आफ्टर 1997। तो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि जो मेंबरशिप के लिए क्या चाहिए। तो आंसर, द 6 क्राइटेरिया फॉर द न्यू मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द कंट्री शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर। देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। द कंट्री शुड बी अ मेजर मिलिट्री पावर, a substantial contributor to the UN budget, a big nation in terms of population, a nation that respects democracy and human rights, and the 6th criteria is a nation that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture। ये 6 क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और बी अ मेंबर ऑफ न्यू मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यहां से मैं एक और आपको एडिशनल हिंट दे रहा हूं कि कई बार पूछा जाएगा कि भारत भी जो है यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए एक प्रबल दावेदार है, एक जो है कंपटीटर है, और भारत की भी इच्छा है कि वो परमानेंट मेंबरशिप मिले। तो आप इसके पक्ष में आपके तर्क क्या है? आपको इसके फेवर में अपना लॉजिक देना होगा। तो बड़ा ही बढ़िया आंसर है कि इसी क्वेश्चन को हम इंडिया के को रिलेट करते हुए लिख देंगे कि इंडिया जो है वह एलिजिबल है मेंबरशिप के लिए, यूएनएससी के मेंबरशिप के लिए। क्यों? तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, इंडिया हैज अ मेजर मिलिट्री पावर, India is a substantial contributor of the UN budget. India is a big nation in terms of its population. India is a nation that respects democracy and human rights. Or India is a country that would make a council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture. तो इसी के साथ साथ हम इंडिया की जो दावेदारी है, उस जो इंडिया का जो क्लेम है, उसको इस्टेब्लिश करते हैं टू बी अ मेंबर ऑफ यूएनएससी। आपको अलग से उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ हम उस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। कह रहा कि हो सकता है कोई भी, नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, सब में कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या इंस्टीट्यूशन हो। यूनाइटेड नेशन के साथ भी ऐसा है, ऐसा ही है। लेकिन बावजूद अगर इन द एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर ऐसी संस्था नहीं होगी तो वो दुनिया जो है और भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस बात को आपको
प्रूफ करना है। बिल्कुल सही बात है, हमें इसके साथ एग्री होना है। द आंसर इज द यूनाइटेड नेशन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स्ट ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, नाउ इंटरडिपेंडेंस इज ग्रोइंग बिटवीन द कंट्रीज। वी ऑल आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम सभी जो है आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में है और दुनिया बहुत तेजी से इंटरकनेक्टेड हो चुकी है और उससे भी आगे इंटरडिपेंडेंट हो गई है। तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब दुनिया बदल चुकी है और पूरा ग्लोब जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वह एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गया है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है। It is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization such as an United Nation. तो यह इमेजिनेशन से भी बाहर की बात है कि इतना इंटरडिपेंडेंट लगभग 7 बिलियन लोग दुनिया के एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बिना कैसे रह पाएंगे। Third point, technology promises to increase planetary interdependence and therefore the importance of the UN will only increase. Peoples and government will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and the interest of the international community more broadly. तो देशों को यूएन जैसी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, सपोर्ट करना होगा, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट भी दोनों फुलफिल हो पाए। तो दैट इज व्हाई यूएन इज मोर रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एनालाइज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है, द फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो पहला जो इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वह है टू स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और इसीलिए इंडियाज डिसीजन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 was justified by Indian government in terms of safeguarding national security. और भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में तो उसने यही तर्क दिया कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं। The second component of India's security strategy has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interest. So second component is to strengthen international norms and international institutions. And the third component of Indian security strategy is geared towards meeting security challenges within the country. देश के भीतर की जो चैलेंजेज है उसको इंटरटेन करना। Several militant groups from areas such as Nagaland, Mizoram, Punjab and Kashmir, among others, have from time to time sought to break away from India. भारत में कई सारी ऐसी समस्याएं देती हैं जिसमें कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भारत से अलग होने की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते रहते हैं। इंडिया हैज ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और जब जब ऐसी समस्याएं आई हैं तो भारत ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का यूज किया है। डेमोक्रेटिक तरीके के द्वारा, निगोशिएशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा ऐसे मामलों को सुलझाया है और नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट किया है, प्रिजर्व किया है। फोर्थ एंड फाइनल एंड फोर्थ कंपोनेंट इज देयर has been an attempt in India to develop its economy. तो चौथी जो कंपोनेंट है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का वह है टू डेवलप इट्स इकोनॉमी, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, इन अ वे दैट द वास्ट मास ऑफ सिटीजन इज लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी,
कि लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठे और देश की इकोनॉमी मजबूत हो। तो दीज आर मोर 10 क्वेश्चंस, और इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में आने वाला है, जिसमें 10 क्वेश्चन और होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बोर्ड की परीक्षाओं को गंभीर